डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। न कर्फ्यू है न दंगा है, अब उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। बुलंदशहर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, किया 574 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण। सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाने पर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना, कहा निंदनीय कार्रवाई। मेरठ के ललिता गौतम प्रकरण में सीएम योगी से मिला पीड़ित परिवार। योगी ने दिया दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का भरोसा, 5 लाख सहायता और आवास देने के निर्देश। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर में 574 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 57 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में विकास, सुरक्षा और वैश्विक पहचान दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है और बुलंदशहर में जय जवान जय किसान का सपना साकार होता नजर आ रहा है। सीएम योगी ने दावा किया कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में ऐसा माहौल नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय प्रदेश में भय और दहशत का वातावरण था और तत्कालीन सरकार के कुछ मंत्री स्वयं भय का प्रतीक बन चुके थे। मुख्यमंत्री ने बुलंदशहर गैंगरेप मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि इस घटना पर तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान बेहद शर्मनाक थे। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि 2017 से पहले प्रदेश को शायद ही ऐसा कोई जिला था जहां दंगे या कर्फ्यू ना लगे हों। उन्होंने मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और सहारनपुर जैसे जिलों का नाम लेते हुए दावा किया कि उस दौर में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब थी। आज आपको जो सुरक्षा दिखती है, आज जो खुर्जा की टोकरी को वैश्विक पहचान मिली है, आज जो नौजवान को छात्रवृत्ति मिल रही है, नौजवान को नौकरी मिल रही है, बुलंदशहर में भी सरदे रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर से आ रहा हूं। बुलंदशहर तो देश की सुरक्षा, यानी देश को का पेट भरने के लिए अन्नदाता किसानों की मेहनत के साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए सर्वाधिक सैनिक देने वाला जनपद है बुलंदशहर। जिस गांव में जाओ कोई न कोई पूर्व सैनिक मिलेगा, सैन्य अधिकारी मिलेंगे। तो ये तो जय जवान और जय किसान का भाव सार्थक होता है हमें बुलंदशहर के अंदर, ये दिखाई देता है। बहनों और भाइयों, ये सुरक्षा का माहौल, ये जो समृद्धि है, ये जो विरासत है, जो ये विकास है, क्या ये 17 के पहले संभव था? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर के रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में आयोजित स्वागत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और नागरिक कर्तव्यों पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर सैनिक के मन में सबसे पहले राष्ट्र का हित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सैनिक के मन में राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव ना हो तो देश की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। एक सच्चा सैनिक हमेशा नेशन फर्स्ट की भावना के साथ देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है। सीएम ने कहा कि अधिकारों के साथ कर्तव्यों के पालन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि केवल अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करना पर्याप्त नहीं है। देश, समाज और संस्थानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए प्रत्येक नागरिक को अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने शिक्षकों की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि जो शिक्षक अनुशासन और संस्कार के साथ छात्रों को समय पर शिक्षा देता है, वही सच्चे अर्थों में राष्ट्रभक्ति का परिचय देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत आजादी के अमृत काल से आगे बढ़ते हुए स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष की तैयारी कर रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री के पंचप्रण को अपनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले गुलामी की मानसिकता को त्यागना होगा, क्योंकि जब तक यह मानसिकता बनी रहेगी तब तक देश और समाज पूरी क्षमता को आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि देश इस समय अपनी आजादी के 75 वर्ष यानी अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा है, लेकिन भारत को अभी से
अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव की तैयारी प्रारंभ करनी चाहिए। यानी 100 वर्ष जब भारत की आजादी के होंगे तब हमें कैसा भारत चाहिए, ये संकल्प आज हमें लेना होगा और उसके अनुरूप आचरण करना होगा। इसके लिए उन्होंने पंच प्रण हर भारतीय के लिए सुनिश्चित किए। पंच प्रण, ये पंच प्रण क्या है? उन्होंने 5 प्रकार के प्रण देशवासियों को दिलाए कि 5 संकल्प हर नागरिक के लिए आवश्यक है। और उसमें उन्होंने सबसे पहले क्या कहा? गुलामी की मानसिकता को त्याग। मेरठ के चर्चित ललिता गौतम प्रकरण में पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। घटना की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस मामले में कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रकरण को बेहद गंभीर बताते हुए विवेचना में किसी भी तरह की लापरवाही पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। पीड़ित परिवार की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मृतक के पिता और चाचा को एक मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध कराने को भी कहा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीड़ित परिवार को आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड सहित सरकार की सभी लाभार्थी योजनाओं का लाभ तत्काल दिलाया जाए ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद पीड़ित परिवार ने सरकार के प्रति आभार जताया। यूपी में जनगणना का तीसरा चरण, जिसमें घर घर जाकर लोगों की गणना होनी है, फरवरी 2027 में प्रस्तावित है। वहीं 2017 और 2022 की समय सारणी के अनुसार फरवरी-मार्च 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। जनगणना और चुनाव साथ साथ कैसे हो सकते हैं? वहीं इस सवाल के जवाब में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि जनगणना एक कानूनी प्रक्रिया है, जबकि विधानसभा चुनाव संवैधानिक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा इसलिए संवैधानिक प्रक्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यूपी में 22 मई 2027 तक चुनाव कराना है, उससे पहले चुनाव करा दिया जाएगा। ज्ञानेश कुमार के कहने का आशय था कि वह विधानसभा चुनाव समय पर होंगे। आवश्यकता हुई तो जनगणना के कार्य को आगे पीछे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के विशेष साक्षात्कार ने उन्हें हवाले से पहले ये जानकारी प्रकाशित कर चुका है कि यूपी के विधानसभा चुनाव तय समय पर होंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन कर रहे सोनम वांगचुक को पुलिस और प्रशासन ने अस्पताल पहुंचाया। प्रशासन का कहना है कि उनकी बिगड़ती सेहत और डॉक्टरों की सलाह के बाद यह कदम उठाया गया। इस कार्रवाई के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि सोनम वांगचुक को बलपूर्वक अनशन स्थल से हटाया गया, जो बेहद निंदनीय है। उन्होंने मांग की कि इस कार्रवाई में शामिल सादे कपड़ों में मौजूद अधिकारियों की पहचान सार्वजनिक की जाए। अखिलेश ने कहा कि सोनम वांगचुक का इलाज न्यायिक निगरानी में कराया जाना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन मानवता, पर्यावरण संरक्षण, विज्ञान और युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं दिल्ली पुलिस और प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई केवल उनकी जान बचाने और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए की गई। सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाए जाने और अस्पताल ले जाने की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सोनम को जंतर मंतर से जबरन हटाकर पुलिस हिरासत में लिया गया और बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने इस कार्रवाई को गुंडागर्दी बताते हुए कहा कि सत्ता का अहंकार ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। आप सांसद ने कहा, जो सरकार युवाओं पर लाठी चला रही है, वही युवा भविष्य में सत्ता को खाड़ फेंकेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन करने का भी आरोप लगाया। उन युवाओं की आवाज जो 93 पेपर लीक से बर्बाद हो चुके थे, बेबस थे, जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। भारत के प्रधानमंत्री 21 दिन तक उनसे बात नहीं करते। एक ट्वीट करना भी अनशन खत्म करने की अपील करने के लिए जरूरी नहीं समझते।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से सर्वधर्म एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में संगठन के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी समेत विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के लोगों के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं और अधिवक्ताओं की भी उल्लेखनीय भागीदारी रही। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समाज में भाईचारा, सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना था। वक्ताओं ने अपने संबोधन में आपसी संवाद, विश्वास और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में समाज में प्रेम, एकता और पारस्परिक सम्मान की भावना को और मजबूत करने की आवश्यकता है। सम्मेलन में विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों ने सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाने की वकालत की। इसके साथ ही लखनऊ से एकता अभियान की शुरुआत करने और उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसी तरह के सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की गई। उसके खिलाफ भी हम बात करेंगे। वो भी राम मंदिर भी हमारा ही मंदिर है, तो इसीलिए हमें आवाज उठाने की का हक है। आज दिल्ली में आपको पता है छात्रों का मोर्चा लगा है। उनके खिलाफ कितनी अन्याय हो रही है। उनका पूरा फ्यूचर खत्म हो रहा है और उनके साथ भी हम ही खड़े रहेंगे। रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी के काफिले को यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर ही रोक दिया गया। इसके चलते सांसद को परिसर के बाहर ही काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। मुख्य गेट पर रोके जाने के बाद मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने यूनिवर्सिटी के बाहर ही मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी और संबंधित अधिकारियों की कार्यवाही पर सवाल उठाए। हालांकि काफिले को किस कारण से रोका गया, इस पर प्रशासन की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यूनिवर्सिटी सारे हिंदुस्तानी समाज की है। सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मेरे साथ यहाँ पर खड़े हैं और सबकी तमन्ना और आरजू ये है कि यूनिवर्सिटी को कोई नुकसान किसी तरह का ना पहुंचे। अगर कोई किसी तरह की वो है तो उसको दूर किया जाना चाहिए, संवाद के जरिए से कानूनी उसका हल निकालना चाहिए। और हम लोग यूनिवर्सिटी के ऊपर रामपुर की जनता और आसपास के पूरे मंडल का कोई आदमी भी सियासत नहीं करना चाहता। श्रावस्ती जिला मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश ड्राइवर महासंगठन के बैनर तले दर्जनों ड्राइवर यूनियन के सदस्यों और पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान चालकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। प्रदर्शन कर रहे ड्राइवरों ने मांग की कि उनके पेशे को कानूनी संरक्षण दिया जाए और चालकों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाया जाए। उनका कहना था कि सड़क परिवहन से जुड़े लाखों चालक कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, इसलिए उनके अधिकारों और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ज्ञापन में 55 वर्ष की आयु के बाद पेंशन की व्यवस्था, सड़क दुर्घटना में चालक की मृत्यु या गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में 20 लाख रुपए मुआवजा और निःशुल्क इलाज की मांग भी उठाई गई। इसके अलावा हाईवे पर सुरक्षित पार्किंग, विश्राम गृह और स्वच्छ शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपील की गई। संगठन ने सरकार से हर साल 1 सितंबर को ड्राइवर दिवस घोषित करने की भी मांग की। ये लगातार आज देश के अंदर जो ड्राइवर के ऊपर जो अत्याचार, जिस तरीके से रोड पे ड्राइवर समाज शोषण हो रहा है और लगातार ऐसी घटनाएं जो है निकल के आ रही है कि डेली जो है हजारों लाखों ड्राइवर भाई बेगुनाह डेली मारे जा रहे हैं। और देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट से लगातार जो है, आज ये 6वां जिला है, लगातार हमने ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, ड्राइवर आयोग और ड्राइवर सुरक्षा कानून को लेकर के लगातार इन चीज़ों को गठन करने के लिए हम लोग हर जिले में जा करके आवाज़ लगा रहे हैं। और ये 6वां जिला है और अभी हम लोग समस्त हमारे जितने भी साथी हैं, सभी ड्राइवर भाई अपनी गाड़ी खड़ा कर करके आए थे कि आज सबका आवाज़ है, किसी एक व्यक्ति का आवाज़ नहीं, करोड़ों ड्राइवर की आवाज़ है कि गवर्नमेंट उनके लिए कम से कम सुरक्षा कानून, एक आयोग, एक वेलफेयर बोर्ड बना करके दे, ताकि वो भी उनका भी जीवन है, वो भी इंसान है। क्योंकि अगर वो नहीं रहे तो आने वाले वक्त में देश के अर्थव्यवस्था का क्या होगा और बगैर ड्राइवर का ये देश नहीं चल सकता। अगली खबर का रुख करेंगे जो बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी में नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चौराहे के पास स्थित मोटर पार्ट्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी दुकान धू धू कर जलने लगी। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग बुझाने के दौरान दमकल वाहनों में पानी खत्म हो जाने से राहत कार्य कुछ समय के लिए प्रभावित हो गया।
दुकान मालिक ने बताया कि आज सुबह वह दुकान खोलने पहुंचे थे। इसी दौरान उनके कर्मचारी ऊपर रखे सामान को व्यवस्थित कर रहे थे कि अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। चंद मिनटों में आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। आग बुझाने के दौरान उस समय स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो गई जब दमकल वाहनों का पानी समाप्त हो गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड कर्मियों ने जिला अस्पताल के पंप से पानी भरकर दोबारा आग बुझाने का अभियान शुरू किया और काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना का सबसे चिंताजनक पहलू ये रहा कि जिस स्थान पर आग लगी उसके ठीक बगल में स्थित फाउंडेशन स्कूल में बड़ी संख्या में नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद थे। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। वहीं समय रहते दमकल कर्मियों की सक्रियता से आग को आसपास की इमारतों तक फैलने से रोक लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में कर्ण मंदिर के पास रेलवे ट्रैक के निकट लगभग 12 वर्षीय एक अज्ञात बच्ची अचेत अवस्था में मिली। उसके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे, जिससे किसी अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पीआरबी पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस की मदद से बच्ची को जिला अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में उसका इलाज जारी है, वहीं जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस बच्ची की पहचान करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है और मामले के सभी पहलुओं की जांच भी जारी है। पुलिस का कहना है कि बच्ची की पहचान होने और जांच पूरी होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। शाहजहांपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस विभाग में मारपीट और तोड़फोड़ की घटना के बाद हंगामा मच गया। डायलिसिस डिप्लोमा की छात्रा और अन्य पैरामेडिकल छात्राओं ने मरीज के परिजनों पर विभाग में घुसकर मारपीट, अभद्रता और तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। छात्राओं के मुताबिक डायलिसिस के लिए भर्ती एक महिला मरीज के कथित वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर छात्रा और मरीज के बीच कहासुनी हुई थी। आरोप है कि इसके बाद मरीज के परिजन मेडिकल कॉलेज पहुंचे और विभाग में घुसकर छात्रा के साथ मारपीट की। छात्राओं को कहना है कि एक व्यक्ति ने छात्रा के हाथ पकड़ लिए, जबकि दूसरे ने उसके बाल पकड़कर घसीटा और उसके साथ अभद्रता की। उनका यह आरोप है कि घटना के दौरान सुरक्षा कर्मियों और पुलिस मौजूद होने के बावजूद किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। घटना के विरोध में छात्राओं ने प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। प्रदर्शन के कारण मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य सेवाएं भी कुछ समय के लिए प्रभावित रहीं। वहीं शाहजहांपुर के क्षेत्राधिकारी नगर देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है और मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांधला थाने से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। थाने के मालखाने में जमा एक निरस्त लाइसेंसी पिस्टल के गायब होने का खुलासा होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार मेरठ के मवाना थाना पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल बरामद की है। जांच में पता चला कि हथियार कांधला थाने के मालखाने में जमा वही निरस्त लाइसेंसी पिस्टल है। प्राथमिक जांच में कांधला थाने के तत्कालीन हेड मुहर्रिर अमित कुमार यादव पर मालखाने से पिस्टल निकालकर आरोपी तक पहुंचाने का आरोप लगा है। थाना प्रभारी बच्चू सिंह की तहरीर पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मामला सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने मालखाने में जमा अन्य हथियारों और अभिलेखों की भी गहन जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस सूत्रों के अनुसार यह कांधला थाने के मालखाने से जुड़ा दूसरा गंभीर मामला है। इससे पहले थाने पर तैनात एक होमगार्ड को बुड़ाना पुलिस ने एनडीपीएस से जुड़े मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उस मामले में भी आरोप था कि बरामद मादक पदार्थ थाने के मालखाने से निकालकर उपलब्ध कराया गया था। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर हेड मुहर्रिर को पहले ही निलंबित कर दिया जा चुका था। श्रावस्ती जिले के सोनवा थाना क्षेत्र के 12 वहर गुन गांव में एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पति पत्नी के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। घटना की सूचना मिलते ही सोनवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या कर शव को फंदे से लटकाने का आरोप लगाया। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
श्रावस्ती में मानसून की पहली ही बारिश ने जिला प्रशासन, नगर पालिका और नगर पंचायतों के दावों की पूरी तरह पोल खोल दी है। मानसून से पहले नालियों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने और संचारी रोग अभियान के तहत व्यापक अभियान चलाने के दावे किए गए थे, लेकिन पहली ही बारिश के बाद जिले के दर्जनों कस्बे, चौराहे और गाँव जल भराव की चपेट में आ गए। सवाल उठ रहा है कि आखिर हर साल नालियों की सफाई और मरम्मत का खर्च होने वाला लाखों करोड़ रुपए का बजट आखिर कहां जाता है। श्रावस्ती में हुई पहली तेज बारिश ने विकास के दावों की सच्चाई सामने ला दी। कटरा, जमुना, इकोना, भिनगा, खरगोरा मोड़, इटवारिया चौराहा, सेमरी, लक्ष्मण नगर, सिरसिया समेत दर्जनों गांवों और बाजारों में महज 1 घंटे की बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। हर साल नालियों के निर्माण, सफाई और मरम्मत के नाम पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। मानसून से पहले अधिकारियों की बैठकों में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि सभी नालियां साफ कर दी गई हैं और जल निकासी व्यवस्था पूरी की तरह दुरुस्त है, लेकिन पहली बारिश ने इन दावों की हकीकत सबके सामने ला दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकांश नालियों का नियमित सफाई नहीं होती। कचरा और मिट्टी से नालियां पहले से ही चौक रहती हैं, जिसकी वजह से हल्की बारिश में भी पानी सड़कों पर भर जाता है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।